कुछ टाइम पहले मेरे फादर इन लॉ को हार्ट प्रॉब्लम होने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें पेसमेकर लगाना पड़ेगा और ऑपरेशन का एक्सपेंस लगभग 8 लाख के करीब था। हम सभी काफ़ी रिलैक्स थे क्योंकि उनके पास लगभग 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस था। पर जब क्लेम सेटलमेंट का टाइम आया तो कंपनी ने बताया कि हमें सिर्फ 4 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी 4 लाख हमें अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। सुन के हम सभी शॉक हो गए थे क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि इंश्योरेंस है तो सब कुछ कवर हो जाएगा। पर रियलिटी थोड़ी सी अलग थी। हमें 50% तो अपनी जेब से देना पड़ा। और यहाँ सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि आईआरडीए की रिपोर्ट में ये एक सक्सेस स्टोरी के फॉर्म में दिखाया जाएगा। यानी ऑफिशियल क्लेम तो सेटल्ड है, चाहे आपको पूरा पैसा मिला है या नहीं मिला है। यही वो गैप है जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही स्मार्टली यूज़ करती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी लीगली आपके क्लेम को सेटल दिखा करके असल में आपको लाखों का नुकसान कर सकती हैं, और वो भी पूरा लीगल तरीके से। हेलो जी, माय नेम इज़ अमित उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और मैं अपने चैनल के थ्रू अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इसलिए खरीदते हैं कि मुश्किल वक्त में आपकी मदद करे। पर जैसे कि आप हमेशा विश करते हैं कि इसे यूज़ ना करना पड़े, और यही विश इंश्योरेंस कंपनी भी कर रही होती है। ये शायद एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जहां लेस यूसेज ऑफ प्रोडक्ट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। और कंपनी हमेशा चाहती है कि यूज़ करना पड़े भी तो कम से कम पैसा देना पड़े, क्योंकि प्रॉफिट तो इसी में है। ये बेसिकली एक ज़ीरो सम गेम की तरह है जिसमें कि जब एक पार्टी का फ़ायदा होता है तो दूसरे का नुकसान होता है। इसीलिए पॉलिसीज़ और सेटलमेंट प्रोसेस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्लेम सेटल्ड दिखे, लेकिन आपको पूरी रकम चाहे ना मिले। और इसी में कंपनी का बिजनेस मॉडल सर्वाइव करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस लेना गलत है। मैं कहूँगा ये बिल्कुल ज़रूरी है, रादर मैंडेटरी है। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर होता है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब क्लेम का टाइम आता है तो कंपनीज के पास बहुत सारे लीगल तरीके होते हैं कि वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है या क्लेम को कम से कम कर सकती है। और इसी प्रॉब्लम को समझने और दूर करने के लिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी कॉमन कॉस्टली मिस्टेक्स शेयर करना चाहूँगा जो लोग अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त करते हैं। इन गलतियों से बच कर के आप अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट मैसेज और भी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है प्रोवाइडर को केयरफुली ना चुनना। देखिए, पॉलिसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर प्रोवाइडर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम होने ही वाली है। इसे समझने के लिए दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये बताता है कि कंपनी ने कितने परसेंटेजेस ऑफ क्लेम को सेटल किया है। अगर CSR 90% है, इसका मतलब है 100 में से 90 क्लेम अप्रूव हुए हैं और 10 रिजेक्ट हुए हैं। दूसरा है एजिंग ऑफ क्लेम्स। ये बताता है क्लेम्स कितनी जल्दी सेटल होते हैं, 3 महीने में, 1 साल में या 3 साल में। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि इससे चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, CSR देख करके हम सोचते हैं कि कंपनी रिलायबल है, बट ये पूरी स्टोरी नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि IRDA और इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बताते कि सेटल्ड क्लेम डिमांडेड अमाउंट का कितना परसेंटेज था। ये सिस्टम का सबसे बड़ा गैप है। यहाँ हम इंडिया की एक वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देखते हैं। उनका CSR उनकी वेबसाइट पर देखें तो 95% मेंशन्ड है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। इससे लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट है, पर जब एजिंग ऑफ क्लेम्स IRDA की वेबसाइट से डाउनलोड करके देखेंगे तो सिर्फ 65% क्लेम ही 3 मंथ्स में सेटल होते हैं, जो इस कैटेगरी में लोएस्ट हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी के क्लेम्स और रियलिटी में फ़र्क हो सकता है। नॉट दैट कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन बताएंगे, इशू ये है कि वो आपको सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों पैरामीटर्स रिलायबल सोर्सेज से चेक करने चाहिए। CSR अबव 95 या इससे बेहतर होना चाहिए, और क्लेम सेटलमेंट कैटेगरी का फास्टेस्ट होना चाहिए। IRDA हर साल ये डेटा पब्लिश करता है। मैं वीडियो के एंड में टॉप 7 कंपनीज बताऊंगा जो इन पैरामीटर्स में बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं। आप चाहें तो ये डेटा IRDA की वेबसाइट पर रिपोर्ट सेक्शन में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
अब चलिए दूसरी मिस्टेक की तरफ चलते हैं और ये है एक्सेप्टिंग कोपे। कोपे का मतलब होता है कि हर क्लेम में आप एक सर्टेन परसेंटेज अपनी तरफ से पे करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। आपने पॉलिसी ली 5 लाख की कवरेज वाली, बट 20% कोपे चूज़ किया। हॉस्पिटल बिल आया 5 लाख, तो इंश्योरेंस आपको इसका 80% मतलब 4 लाख ही पे करेगा और बचे हुए 1 लाख आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अब कंपनीज कोपे का ऑप्शन इसलिए देती हैं क्योंकि इससे उन्हें प्रीमियम कम करने का मौका मिल जाता है और आपको भी लगता है 2-3 हज़ार रुपये साल के बच रहे हैं, तो डील काफ़ी अच्छी है। पर अगर थोड़ा सा मैथ करेंगे तो 10 साल में टोटल सेविंग लगभग 30,000 रुपीज़ की हुई। लेकिन अगर एक बार भी मेजर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो 1 लाख रुपए तो आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे। तो 10 साल की सेविंग एक बार में चली गई और 70,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा भी देने पड़े। यहाँ एक हिडन ट्विस्ट भी है, जोन बेस्ड को पेमेंट। अगर आप टीयर 2 सिटी में रहते हैं और पॉलिसी में लिखा है कि मेट्रो सिटीज़ के ट्रीटमेंट पर 20% कोपे लगेगा, तो नॉर्मल टाइम में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इमरजेंसी के टाइम में आपको मुंबई या दिल्ली जा कर के ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, जो किसी भी मेजर ट्रीटमेंट में पॉसिबल है, तो वहाँ 20% कोपे तुरंत अब एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये कंडीशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं छोटी सी लाइन में लिखी होती है। रियलिटी ये है कि इमरजेंसी के टाइम में आप हॉस्पिटल चूज़ नहीं करते हैं, सिचुएशन ही डिक्टेट करती है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। इसलिए जोन बेस्ड को पेमेंट काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इसका सल्यूशन है कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़ीरो को पेमेंट वाली पॉलिसी लीजिए, और अगर बजट टाइट है तो मैक्सिमम 10% को पेमेंट से ज़्यादा कभी भी मत रखिए। तो अगली मिस्टेक को देखते हैं जो थोड़ी सी स्नीकी है। ये है रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी लेना। ये बहुत ही कॉमन ट्रैप है क्योंकि हम रोज़ रोज़ तो हॉस्पिटल जाते नहीं हैं, तो रूम रेट्स का कोई आइडिया नहीं होता है। पॉलिसी लेते समय देखते हैं रूम रेंट लिमिट 5,000 पर डे, सोचते हैं काफ़ी होगा, पर जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब पता चलता है कि 5,000 में तो बेसिक रूम भी मुश्किल से मिल रहा है। प्राइवेट एसी रूम 10,000 रुपये का है। तो ऐसे में अक्सर लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा अपनी जेब से दे देंगे, सिर्फ रूम का ही डिफरेंस है ना, इट्स मैनेजेबल। पर यहीं गलती हो जाती है। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी का सबसे बड़ा फाइन प्रिंट आ जाता है, प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रूम रेंट पॉलिसी लिमिट से डबल है तो कंपनी सारे मेडिकल एक्सपेंसेस का भी सिर्फ 50% ही देगी। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपकी पॉलिसी में 5,000 रुपीज़ का रूम रेंट लिमिट है, आपने ले लिया 10,000 का रूम, लगभग मतलब जो डबल है। अब टोटल बिल आया 5 लाख का, जो सर्जरी मेडिसिन टेस्ट सब मिला करके हुआ। अब आपको क्या लगता है कि कितने पैसे अप्रूव होंगे? इन रियलिटी रूम रेंट 2x से एक्सीड हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी बिल का सिर्फ 50% ही देगी, मतलब 2.5 लाख ही मिलेगा। और 2.5 लाख तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सिर्फ 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने से काम चल जाएगा, पर रियलिटी में 2.5 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 50 टाइम्स ज़्यादा है। और इसमें सबसे बुरी बात यह है कि ये आपको बिल सेटल होने के टाइम पे ही पता चलेगा। तो सोल्यूशन क्या है? ऐसी पॉलिसी जिसमें कोई रूम रेंट कैपिंग है उसे अवॉइड करना चाहिए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नो रूम रेंट लिमिट या सिंगल प्राइवेट एसी रूम विदाउट कैपिंग लिखा होना चाहिए। यहाँ प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मे बी 10-15%, बट ये टोटली वर्थ है। अगर किसी रीज़न से कैपिंग वाली पॉलिसी लेनी भी पड़े तो अपने एरिया के हॉस्पिटल में पहले चेक कर लीजिए कि एक्चुअल रूम रेंट्स हैं क्या, पर आइडियली इसे अवॉइड करना ही बेस्ट है। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, और सच कहूँ तो कुछ असर तक है भी। CSR डेटा चेक करो, रूम रेंट का मैथ समझो, फाइन प्रिंट देखो, एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है। यहीं पर मैं इस वीडियो के पार्टनर डिटो की सर्विस के बारे में बात करना चाहूँगा। ये ज़ीरोदा बैक्ड IRDA सर्टिफाइड कंपनी है। ये एक इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का एजेंट नहीं है, तो बायस ओपिनियन का यहाँ चांस ही नहीं बनता। इस वीडियो के लिए मैंने खुद कस्टमर बन के उनकी सर्विसेज को यूज़ किया, एंड आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि उन्होंने मुझे एक बार भी स्पैम नहीं किया। नो डाउट गूगल पे उनकी रेटिंग 4.9 स्टार है।
उनका अप्रोच होता है कि अलग अलग पॉलिसी के गुड और बैड पॉइंट्स प्लेन लैंग्वेज में बताएं, बार बार कॉल ना करें, जिससे कि पॉलिसी बाइंग का प्रेशर ना बने। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि क्लेम सेटलमेंट में ये आपको हेल्प भी करते हैं। सो जो मिस्टेक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सब डिटो के एडवाइज़र क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं और राइट पॉलिसी चूज़ करने में हेल्प करते हैं। डिटो एडवाइज़र अब हिंदी में भी एडवाइस देते हैं, तो आप कंफर्टेबली अपनी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकते हैं। अपनी कॉल करते हुए अगर हिंदी एडवाइज़र आपने टाइप किया तो आपको हिंदी में एडवाइस मिल जाएगी। तो अगर आप ये सारा एनालिसिस खुद नहीं करना चाहते हैं तो डिटो की वेबसाइट से एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए अब वापस आकर के देखते हैं कि चौथी मिस्टेक क्या है। और यहाँ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, और ये है डिजीज़ वाइज सब लिमिट को एक्सेप्ट करना। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे फादर इन लॉ के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। जब मेरे फादर इन लॉ का क्लेम सेटल हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 4 लाख रिटर्न दिए, हम सब शॉक हो गए थे। तभी हमें समझ में आया कि उनकी पॉलिसी में एक सब लिमिट है जो कि पेसमेकर जैसे ट्रीटमेंट पर अप्लाई होती है। ये सब पॉलिसी के फाइन प्रिंट में लिखा हुआ था, लेकिन हमने कभी आज तक इसको ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। तब रियलाइज़ हुआ कि इंश्योरेंस सिर्फ लेना काफ़ी नहीं है, उसके टर्म समझना और भी ज़रूरी है। और ये है सब लिमिट की रियलिटी। 10 लाख की पॉलिसी होने के बावजूद भी ज़रूरत के समय में सिर्फ 4 लाख ही मिले। तो समझते हैं सब लिमिट होता क्या है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक छोटी सी टेबल होती है स्पेसिफिक डिजीजेस और ट्रीटमेंट के लिए। इस पॉलिसी को देखते हैं। यहाँ क्लियरली लिखा है कि एक्सपेंसेस आर सब्जेक्ट टू लिमिट्स। इसका मतलब ये है कि वाइल पॉलिसी कितने की भी हो, स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए लिमिट होंगी। और इस पॉलिसी में तो अनफॉर्चुनेटली लिमिट्स मेंशन भी नहीं है, सिर्फ कैटरैक्ट के लिए एक लिमिट मेंशन्ड है। तो ये पॉलिसी तो बहुत ही ज़्यादा वेग हो जाती है और पॉलिसी होल्डर को काफ़ी रिस्क में डाल सकती है। इंश्योरेंस कंपनी इसको बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, पर मैं इसे लीगल स्कैम कहूँगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें नो डिजीज़ वाइज सब लिमिट हो और ये क्लियरली मेंशन्ड हो। पॉलिसी डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़िए, यूजुअली 30 to 40 पेजेस होते हैं, पर वो टेबल ज़रूर चेक कीजिए। आजकल तो चैट जीपीटी यूज़ करके डॉक्यूमेंट को स्किम करना काफ़ी आसान भी हो गया है। और हाँ, ऐसी पॉलिसी के प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा होते हैं, पर ये इन्वेस्टमेंट है प्रोटेक्शन के लिए, ये कोई सेविंग स्कीम तो है नहीं। हमारे केस में तो हमने ये सीख लिया और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ये हो। अब पांचवी मिस्टेक को देखते हैं जो काफ़ी इग्नोर्ड पॉइंट है, और ये है रिस्टोरेशन बेनिफिट का ना होना। ये एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि हमें कब ज़रूरत पड़ेगी, पर जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत लेट हो चुका होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी पॉलिसी में 10 लाख सम इंश्योर्ड है। जनवरी में अनफॉर्चुनेटली एक सीरियस एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल बिल आता है 8 लाख रुपए का। कंपनी इसे फॉर्चुनेटली सेटल कर देती है। अब आपकी पॉलिसी में सिर्फ बचे हैं 2 लाख रुपए। अब मार्च में एक फैमिली मेम्बर को डेंगू हो जाता है और बिल आता है 3 लाख रुपए। अब क्योंकि आपकी पॉलिसी में सिर्फ 2 लाख रुपए ही बचे हैं, बाकी 1 लाख आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे और दिसंबर तक आपको कोई कवर भी नहीं बचा रहता, तो आप प्रैक्टिकली अनइंश्योर्ड हैं। ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन है और कोविड ने हमें दिखा दिया कि एक फैमिली में 2-3 लोग एक ही साल में हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। पहले हॉस्पिटलाइजेशन में पॉलिसी का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया और बाकियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। यहाँ रिस्टोरेशन बेनिफिट काम आता है। रिस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब है कि अगर आप अपना सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट कर देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ऑटोमेटिकली आपकी फुल कवरेज को रिस्टोर कर देती है। पॉलिसी में 10 लाख था, वो पूरा ख़त्म हो गया, रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर हुआ और आपको दोबारा 10 लाख का कवर मिल जाएगा उसी सेम ईयर में। अब ये कितनी बार अप्लाई होता है वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। कुछ पॉलिसीज़ अनलिमिटेड रिस्टोरेशन देती हैं, कुछ सिर्फ एक बार साल में, और कुछ पॉलिसीज़ में कंडीशन होता है कि रिस्टोरेशन सिर्फ डिफरेंट इलनेस या डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए होना चाहिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी बेसिक पॉलिसीज़ में ये फीचर होता ही नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी इसे एक्टिवली प्रमोट भी नहीं करती हैं, क्योंकि इससे उनकी तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है। एजेंट्स भी जनरली प्रीमियम कम दिखाने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप कर देते हैं, जिससे कि बेचना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। इससे बचने का सोल्यूशन है कि हमेशा अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट वाली पॉलिसी लीजिए।
अगर वो ऑप्शन ना है तो कम से कम वन टाइम रिस्टोरेशन तो ज़रूर होना चाहिए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक्सप्लिसिटली चेक कीजिए रिस्टोरेशन बेनिफिट में यस या नो क्या लिखा हुआ है और कंडीशंस क्या हैं। प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मे बी 1000 to 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा एनुअली, पर एक साल में मल्टीपल इमरजेंसी आ सकती है, और स्पेशली अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो ये फ्यूचर तो आपके उस पॉलिसी के केस में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इफ़ेक्टिवली आपके पॉलिसी के जो कवर है उसको डबल कर देता है विदाउट एक्स्ट्रा प्रीमियम दिए हुए। अब लास्ट और कॉमन मिस्टेक पर आते हैं, जो है वेटिंग पीरियड को सीरियसली ना लेना। ये थोड़ा सा अनअवॉइडेबल है पर मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि पॉलिसी लेने के तुरंत बाद सब कुछ कवर नहीं होता। ये वेटिंग पीरियड कई तरीके के हो सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड, जहां पहले 30 दिन में एक्सीडेंट के अलावा कुछ भी कवर नहीं होता। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड, जहां पर 2 से 4 साल पुरानी बीमारियां कवर नहीं होंगी। और तीसरा है स्पेसिफिक डिजीज़ वेटिंग पीरियड, जहां 1 से 2 साल तक सर्टेन कंडीशंस कवर नहीं होती हैं, जैसे कि हर्निया, कैटरैक्ट, ऐसी डिजीजेस। अब ये कम्प्लीटली लीगल है और हर कंपनी ये कहीं ना कहीं अप्लाई करती है, पर लेंथ सबके अलग अलग होते हैं। कुछ कंपनीज 2 साल प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड रखती है, कुछ 4 साल। एंड ऑब्वियसली कम से कम वेटिंग पीरियड आपके लिए हमेशा बेहतर होगा। एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का फेमस केस हुआ था, उनकी वाइफ की मेटर्निटी के डिस्चार्ज में डॉक्टर ने थायराइड की मेडिसिन मेंशन कर दी थी, और जो वो पहले भी लेती थी, पर क्लेम रिजेक्ट हो गया। कंपनी ने आर्ग्यू किया कि थायराइड एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी जो कि मेंशन नहीं थी। ये थोड़ा सा फ़नी है, बट ऐसे लूपहोल आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को आपके ट्रीटमेंट से जोड़ना थोड़ा सा क्रिएटिव प्रोसेस है, बट ये कम्प्लीटली लीगली पॉसिबल है। तो इससे बचने के लिए सिंपल तरीका ये है कि पॉलिसी जल्दी लीजिए। जितना जल्दी पॉलिसी लेंगे उतना जल्दी वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। कम वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी ढूंढिए। पोर्टेबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर पॉलिसी स्विच करते हैं तो वेटिंग पीरियड का क्रेडिट भी मिल सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डिस्क्लोजर को क्लियरली कीजिए। मेडिकल हिस्ट्री ऑनेस्टली बताइए, वरना बाद में नॉन डिस्क्लोजर पर क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। वेटिंग पीरियड से 100% आप बच तो नहीं सकते हैं, बट अगर समझदारी से प्लान किया जाए तो इसे मिनिमाइज ज़रूर किया जा सकता है। अब तक हमने 6 मिस्टेक्स देखी, पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अब मैं क्या करूं। चलिए इसको एक सिंपल एक्शन प्लान में बदल देते हैं। अगर आप कोई नई पॉलिसी ले रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप है कि प्रोवाइडर को केयरफुली शॉर्टलिस्ट कीजिए, जहां CSR 95% से ज़्यादा हो और सेटलमेंट कैटेगरी में बेस्ट हो, जैसा कि मैं इस वीडियो के एंड में टॉप 7 की लिस्ट दूंगा। स्टेप 2, पॉलिसी फीचर चेक कीजिए। नो रूम रेंट कैपिंग, डिजीज वाइज सब लिमिट ना हो, ज़ीरो और मिनिमल कोपे हो, रिस्टोरेशन बेनिफिट हो, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो, और कम से कम वेटिंग पीरियड हो। स्टेप 3, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को 100% पढ़िए, स्पेशली एक्सक्लूजन और सब लिमिट वाला सेक्शन तो बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक्सपर्ट से क्लैरिफाई ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास पुरानी पॉलिसी है तो पहला स्टेप है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकालिए और चेक कीजिए कि रूम रेंट कैपिंग क्या है, क्या सब लिमिट की टेबल तो नहीं है, को पेमेंट कहीं इंट्रोड्यूस तो नहीं है, उसका परसेंटेज क्या है। स्टेप 2 है कि अगर ये इशू आपको मिल जाते हैं तो बेटर पॉलिसी में स्विच कर लीजिए। यहाँ पोर्टेबिलिटी ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर टॉपअप या सुपर टॉपअप यूज़ करके गैप्स को फिल भी कर सकते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग रिन्यूअल के टाइम पर आप निगोशिएट कीजिए कि आपको बेटर टर्म्स मिल सकें। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, IRDA की लेटेस्ट डेटा के बेसिस पे टॉप 7 इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम सेटलमेंट और स्पीड दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनको देखते हैं। तो ये बेसिकली IRDA की ही रिपोर्ट है, वहीं से डाउनलोड की है। यहाँ पर मैंने क्लेम सेटलमेंट रेशियो का एक कॉलम ऐड किया है, जो कि बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। उसके बेसिस पे अगर मैंने सॉर्ट किया तो मैं देखता हूँ कि ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं जो कि इस क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अंदर सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। वहीं आगे कॉलम्स दिए होते हैं जहाँ पर ये बताया होता है कि लेस देन 3 मंथ्स या 3 to 6 मंथ्स और डिफरेंट पीरियड के अंदर वो कितने क्लेम्स को सेटल करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इनको सॉर्ट करूँगा तो आपको ये कंपनीज़ की लिस्ट मिल जाएंगी जो कि टॉप 10 कंपनीज़ हैं जो कि फास्टेस्ट क्लेम सेटल करती हैं।
क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते समय आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि कुछ कंपनीज़ के क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% से ज़्यादा हैं। वो बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ केसेस में कंपनीज़ अपने आउटस्टैंडिंग क्लेम्स को सेटल कर रही होती हैं। तो जितने क्लेम आए होते हैं उससे ज़्यादा वो सेटल कर रही होती हैं, क्योंकि कुछ पेंडिंग क्लेम्स हैं। ये थोड़ा सा स्लाइटली कंसर्निंग भी हो सकता है, बट चूंकि हमारे पास डेटा ही है ये बात समझने के लिए, तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम दोनों लिस्ट को देखेंगे कि टॉप 10 इंश्योरेंस बेस्ड ऑन क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड टॉप 10 इंश्योरेंस बेस्ड ऑन क्लेम पेड, तो ये नाम हमें निकल करके आते हैं। अब अगर हम इन दोनों ही लिस्ट के अंदर कॉमन नाम देखते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है एज वेल एज स्पीड भी है, तो ये नाम हमारे सामने निकल करके आते हैं। आप चाहें तो यहाँ पॉज करके इन नामों को केयरफुली नोट भी कर सकते हैं। तो ये कंपनीज इन पैरामीटर्स में काफ़ी रिलायबल हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। इन कंपनीज की सारी पॉलिसी इक्वली अच्छी नहीं होती हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, रूम रेंट कैपिंग, सब लिमिट्स, कोपे, उनके बेसिस पे हर पॉलिसी को इंडिविजुअली ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए। कंपनी नेम देख करके कभी भी मत कोई भी पॉलिसी ले लीजिएगा, और उसके फीचर्स को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने लायक है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक एक्सपेंस नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा एनुअल प्रीमियम देने से कतराइए मत, अगर उससे आपको प्रॉपर कवरेज मिल रहा है तो। एक सीरियस इलनेस इजीली 5 से 10 लाख तक जा सकती है, और सही पॉलिसी और गलत पॉलिसी में 3-4 लाख का फ़र्क हो सकता है। इसलिए पॉलिसी सिंपल रखिए, पर फीचर कॉम्प्रिहेंसिव रखिए। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द कवरेज टू सेव ऑन द प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी। अगर पॉलिसी चुनने में एक्सपर्ट हेल्प चाहिए तो डिटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में आसानी से मिल सकते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको कवर करना है, जैसे पोर्टेबिलिटी क्लेम प्रोसेस या कंपैरिजन, तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा। बिफोर क्लोजिंग मेरे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। मैं अपना पहला फर्स्ट एवर मीटअप पुणे में 30 नवंबर को प्लान कर रहा हूँ। यहाँ मैं नील बुराते के साथ मिलकर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फॉरेन इन्वेस्टिंग और बहुत से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन करूँगा, और आप यहाँ इन पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे रेफ़र कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।